आपका मोस्ट वेलकम है। पिछली क्लास में मैंने आपको जल संसाधन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे। आज हम इस टॉपिक को फिनिश कर रहे हैं। जो इसका दूसरा पार्ट है वो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है जो हमारे सामाजिक ज्ञान कक्षा 10 के अंदर तीसरा पार्ट है, तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम जल संसाधन है। कल मैंने आपको जल दुर्लभता के बारे में और जो जल संसाधन है उनके बारे में, खारे और मीठे पानी के बारे में और जो प्राचीन काल के अंदर जो जल संरक्षण के लिए जो विधियां वगैरह बनी थी उनके बारे में बताया था। आज मैं आपको अलवणीय जल क्या होता है, कैसे इसका संचय होता है, इसके बारे में बता रही हूँ। तो पॉइंट है हमारा अलवणीय जल। अलवणीय जल यदि यहाँ लवणीय होता तो वो खारा पानी होता, लेकिन उसके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे हमारा कोई औचित्य नहीं है। लवणीय जल से ना हमारे पीने के काम आता है, ना उस पानी का उपयोग हम और किसी चीज में कर सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर लवणीय जल के बारे में पढ़ेंगे। याद रखना, ये जो अलवणीय जल है, मीठा पानी है, ये कहाँ कहाँ जमा होता है। याद रखना, अलवणीय जल हमें भूमिगत जल स्रोतों, भूमिगत जल स्रोतों तथा भूमिगत है, भूमिगत जो जल स्रोत है वहां, और सतही अफवाह से प्राप्त होता है। सतही अफवाह यानी नदियां वगैरह जो बहती हैं वहां से हमें ये प्राप्त होता है। किस जल की बात कर रहे हैं हम? मीठे पानी की, जो हम पीने के लिए काम में लेते हैं। अब याद रखना, जो जल है वो नवीनीकरण संसाधन है। नवीनीकरण संसाधन है, यानी जल का नवीनीकरण किया जा सकता है। जो जल है उसका नवीनीकरण किया जा सकता है। और कैसे होगा? देखिए, इसका नवीनीकरण कैसे होगा? समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर, समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर, समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर ऊपर चला जाता है तथा जब बादल बनते हैं, जब बादल बनते हैं तो वह वर्षा के रूप में, तो वह वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि वो जल समाप्त नहीं हो रहा है, यहां से वाष्पीकृत होकर ऊपर गया और जब बादल बने तो बादलों के माध्यम से, बरसात के माध्यम से वो पुनः धरती पर आ जाता है। तो जल है एक नवीनीकृत स्रोत है कि जल का हम पुनः चक्रीय पद्धति या वाष्पीकरण जो पद्धति है उससे उसका नवीनीकरण कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ जल दुर्लभता क्या है। कल भी मैंने इसकी चर्चा की थी। जल दुर्लभता यानी जल की कमी। पृथ्वी पर आवश्यकता से कम जल की उपलब्धता, पृथ्वी पर आवश्यकता से कम, पृथ्वी पर आवश्यकता से कम जल की उपलब्धता। इंपॉर्टेंट तथ्य फ्रेंड्स, एक लाइन में मैंने आपको बता दिया है कि जल दुर्लभता क्या है। पृथ्वी पर आवश्यकता से कम जो जल उपलब्ध है उसी को हम जल दुर्लभता के नाम से जानते हैं। तो आप इसे बार बार देखेंगे, अपने नोटबुक में नोट करेंगे तो यह सारे तथ्य आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं जल दुर्लभता के कारण। जल दुर्लभता के कारण पर्सन इंपॉर्टेंट पड़ता है आपके लिए कि जल दुर्लभता के कौन कौन से कारण है। एक नंबर पर जल का अधिक उपयोग, जल का अधिक उपयोग। दो नंबर पे फ्रेंड्स रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक व कीटनाशकों का उपयोग, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग, जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है
जो जल दुर्लभता है उसके और कौन कौन से कारण है, याद रखना है हमें यहाँ। तीसरा पॉइंट है कल कारखानों व फैक्ट्रियों में, कल कारखानों व फैक्ट्रियों में जल की अधिक आवश्यकता, जल की अधिक आवश्यकता, इसके कारण भी जो जल की कमी है वो लगातार बढ़ रही है। उसके बाद देखते हैं हम 4 नंबर पे कृषि कार्यों में अधिक जल का उपयोग, कृषि कार्यों में अधिक जल का उपयोग किया जाता है अनाज उत्पादन करने के लिए, तो इससे भी जल दुर्लभता की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या भी एक मेन कारण है। अगला कारण है शहरीकरण तथा औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण। याद रखना फ्रेंड्स, ये 5-6 इंपॉर्टेंट कारक थे जो जल दुर्लभता के प्रमुख कारणों की श्रेणी में माने जाते हैं। दोबारा से देखिए आप इनको। पहला है जल का अधिक उपयोग किया जाना, वेट जो हम बहा देते हैं। दूसरा रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग, जैसे जिसके कारण है जल प्रदूषित हो जाता है, हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तीसरा कल कारखानों और फैक्ट्रियों में जल की अधिक आवश्यकता। नेक्स्ट कृषि कार्यों में अधिक जल का उपयोग, बढ़ती हुई जनसंख्या तथा शहरीकरण और जो औद्योगिकरण है वो भी जल दुर्लभता का एक प्रमुख कारण है। अब देखते हैं हम आगे। अगला पॉइंट हमारा इसमें बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना। मैंने आपको पिछली बार 9th क्लास के अंदर भी पढ़ाया था कि जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो क्या होती है। याद रखना फ्रेंड्स, जो बहुउद्देशीय परियोजना है वे सारी परियोजनाएं जो किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं स्थापित की जाती, बल्कि बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित होती है, उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। लिखती हूं मैं परिभाषा। वे सारी परियोजनाएं जो किसी एक उद्देश्य के लिए, किसी एक उद्देश्य के लिए नहीं अपितु बहुत सारे उद्देश्यों के लिए, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं, पूर्ति के लिए स्थापित की जाती हैं, उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से जानते हैं। या वे परियोजनाएं जो एक उद्देश्य के लिए नहीं अपितु बहुत सारे उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं, बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। अब देखेंगे हम आगे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो क्या था, कब कैसे वो चलाया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है ये गुजरात में चलाया गया था। कहाँ चलाया गया था? अपने गुजरात में। क्यों चलाया गया था? सरदार सरोवर बांध के निर्माण के कारण जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो चलाया गया था। क्योंकि जब ये सरदार सरोवर बांध बन रहा था तो वहां रहने वाले जो लोग थे उन्हें वहां से हटा दिया गया था, उनको दूसरी जगह ले जाकर के स्थापित कर दिया गया था। तो वहां रहने वाले जो लोग थे उन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन है वो चलाया था कि वो बांध का विरोध कर रहे थे कि वो बांध वहां नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, हम आगे पढ़ते हैं। इसी पॉइंट के अंदर ये आपने उतार लिया होगा कि बांध क्या है। प्रश्न है हमारा, बांध क्या है। अभी हमारे यहाँ है सरदार सरोवर बांध। तो बांध किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट करते हैं। यदि आप बुक खोल के देखेंगे तो आप पूरा पन्ना पढ़ लेंगे, लेकिन आपको एक पॉइंट अच्छे से समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर लागू हो गया है, राजस्थान बोर्ड में लागू हो गया है और वो अपने लिए काफी टफ है, क्योंकि हमें पका पकाया खाने की आदत है कि हम सीधे प्रश्नों पे जाते हैं और वहां उनमें से क्या है पहले अपने को विस्तार से समझाया गया है और उसके अंदर से फिर छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए गए हैं जो हमारे लिए ढूंढना है वो बहुत मुश्किल है। तो हम देखते हैं बांध क्या है, यानी बांध किसे कहेंगे। बांध देखिए, बहते हुए जल को रोकने, बहते हुए जल को रोकने, दिशा बदलने, बहते हुए जल को रोकने के लिए, दिशा बदलने के लिए या बहाव को कम करने के लिए, या बहाव जल का या बहाव को कम करने के लिए, तीन तथ्य क्या करना, बहते हुए जल को रोकना है, बहते हुए जल की दिशा बदलना है, या जो जल का बहाव है उसे कम करने के लिए जो बाधा उत्पन्न की जाती है, जो बाधा उत्पन्न की जाती है उसे बांध कहेंगे, उसे बांध कहेंगे। बहते जल को रोकना है, जल की दिशा बदलना है या जल प्रवाह को कम करना है, तो ऐसा सब करने के लिए जो बाधा उत्पन्न की जाती है उसे हम बांध के नाम से जानते हैं, और जो सामान्यतः जलाशय, झील आदि के समाप्त बनते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम कि पालर पानी क्या है। पालर पानी याद रखना, वर्षा का जो शुद्ध जल होता है, वर्षा का शुद्ध जल उसे हम पालर पानी कहते हैं। वर्षा का शुद्ध जल पालर पानी कहलाता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति क्या है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी आपको अच्छे से पॉइंट समझ में आएंगे। छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको बुक के अंदर ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तो अगला हमारा पॉइंट है बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति। ये जो जल की कमी हो रही है उस जितना उपलब्ध है उसी जल से उपयोग करके जो खेती का काम किया जाता है या उससे संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, है क्या, नदियों और झीलों के पानी को, नदियों व झीलों के पानी को बांस के पाइपों के माध्यम से, बांस के पाइपों द्वारा कृषि कार्यों में, नदियों और झीलों के पानी को बांस के पाइप द्वारा कृषि कार्य में उपयोग करना, इसे हम बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति के नाम से जानते हैं। कि जहाँ पर जल है वहाँ देखो एक चीज कि जहाँ से नहरों के द्वारा और अन्य किसी साधन के द्वारा जब उस पानी को खेतों तक नहीं पहुँचाया जाता तो बांस के जो पाइप होते हैं उनके माध्यम से पहाड़ी क्षेत्र में उस जल को एक स्थान से दूसरी जगह लाया जाता है। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको जल विद्युत क्या होती है। जल विद्युत क्या होती है, देखिए फ्रेंड्स, एक और तथ्य अपना, जल विद्युत ऊंचे स्थानों से जो पानी नीचे गिरता है, नीचे गिरता है उससे विद्युत बनाना, उससे विद्युत का उत्पादन, ये जल विद्युत कहलाता है। ऊंचे स्थानों से जो पानी नीचे गिरता है उस नीचे गिरते हुए पानी से जो विद्युत उत्पन्न की जाती है उस विद्युत को जल विद्युत कहा जाता है। और याद रखना फ्रेंड्स कि ये जो जल विद्युत है वो नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन में आती है, यानी पुनः जल से हम दोबारा से बिजली का उत्पादन है जो कर सकते हैं। तो मैंने ये आज आपको
2 पार्ट के माध्यम से जल संसाधन वाला पार्ट क्लियर करा दिया है। प्लीज सभी स्टूडेंट्स होमवर्क कर ले। इन पढ़ाए हुए पार्ट के आधार पर बुक्स वगैरह आपके पास होंगी, और यदि आपके पास नहीं है तो भी आप गूगल वगैरह की मदद से क्वेश्चन वहाँ से उठाइए और उन क्वेश्चनों के आंसर है जो आप इन पढ़ाए हुए जो मैटर है उनसे आपको प्राप्त करना है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके या मुझे कॉल करके, आप सब ग्रुप से जुड़े हुए हो मेरे पास, यदि नहीं भी है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। और अब एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अब हम ज्योग्राफी वाले लेसन नहीं पढ़ेंगे, अब हम भूगोल वाले लेसन नहीं पढ़ेंगे। अब हम पॉलिटिकल यानी राजनीति वाला या इतिहास वाले चैप्टर उठाएंगे। तो देखते हैं अगले जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर, क्योंकि सारा एक बुक में एक साथ नहीं पढ़नी है, नहीं तो दूसरी बुक्स का हमारा नंबर नहीं आएगा और वो चीज़ें हमारी अधूरी रह जाएंगी। इसलिए हमें छोटे छोटे रूप में धीरे धीरे इसको पढ़ना है। आप मेरे साथ साथ चलिए, उम्मीद है आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। और इस भ्रम में मत रह जाना कि इस बार पेपर नहीं हुए तो अगले साल भी हम ऐसे ही पास हो जाएंगे, ऐसा कतई नहीं होगा। वही नियमित होमवर्क होगा, कुछ दिन बाद वही नियमित आपकी क्लासें लगेंगी। और मैं चाहती हूँ जब तक आपकी क्लासें नहीं लगे तब तक आप इन वीडियो के माध्यम से अच्छी जानकारी लेते रहें। वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।